हाँ तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में है। उस चर्चा में क्यों है? क्योंकि ईरान, हम बात कर रहे हैं खाड़ी देशों की, तो खाड़ी देशों में ईरान है और उसका पड़ोसी देश ही कह सकते हैं है इजराइल। एक दो देश छोड़ के कह सकते हैं, जैसे अपनी भाषा में एक दो घर छोड़ के है, लेकिन पड़ोसी देश ही है। लेकिन उनको बीच में कुछ तो चल रहा है ऐसा, जिसकी वजह से मामला सुर्खियों में आया। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों में एडवाइजरी जारी हो गई। इजराइल में तो यहाँ कह के अलार्म टाइप का बज गया है कि सुरक्षित रहे नागरिक, चूँकि ईरान ने जो हमला किया है, जैसे संडे का दिन था, तो आज चूंकि मंडे है तो मैं आज सेशन ले रहा हूँ। संडे के दिन सुबह जब हम 6 बजे संडे का एकदम चिल कर रहे थे, सो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, तब अमेरिका और इजराइल में एडवाइजरी जारी हो रही थी, बैठकों पे बैठ के चल रही थी। हुआ क्या है? क्योंकि हुआ ये है कि जो दमिश्क में ईरान की एम्बेसी कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ था इजराइल द्वारा, हालांकि इजराइल इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उनका मानना है कि इजराइल ने ही करवाया था, उसका बदला लेने का प्रॉमिस किया था। हम देख रहे थे कि ये चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो लास्ट तक ईद को होगा, अब होगा, लेकिन आखिरकार वो हो ही गया जिसका अंदेशा था। लगातार बम पे बमबारी हुई, गोले बारूद, ड्रोन हमला, इजराइल उसका डिफेंस करता रहा, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखा। तो क्या हम अब बात करेंगे कि जैसे हमने आयरन डोम इजराइल से परचेस किया था, तो वो कोई काम नहीं कर रहा है क्या? जो हमला मतलब लगातार हुआ, वहाँ बम फटे क्या? और यह डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का इतना ताकतवर है, वो काम नहीं कर रहा है कि? तो वो सब काम कर रहे हैं। और जो एयर डोम सिस्टम है वो भी काम कर रहा है। अब बात आती है अमेरिका ने एडवाइजरी क्यों जारी की? चूंकि अमेरिका का बेबी है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि कॉलोनी है इजराइल, अमेरिका की ही उपज है इजराइल, तो अमेरिका हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। वही समस्या हुई है, चूंकि खाड़ी देश का मामला है, तो जैसे खाड़ी देश को अगर हम समझेंगे तो खाड़ी देश को समझने में अगर ये समझ लीजिए कि यहाँ से 60% दुनिया का 60% तेल उत्पादन यहीं से होता है, ऑयल का, पेट्रोल हो डीजल हो। अगर ये युद्ध होता है, अगर ये आगे बढ़ती हैं चीज़ें, तो दुनिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम सोचेंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, दूसरे देशों का मामला हमें क्या लेना देना है, लेकिन ज़रूरी है। सामान्य जानकारी के हिसाब से भी देख लो और परीक्षा के हिसाब से भी देख लो, तो बहुत ज़रूरी टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी मिलती है, पहली बात। तो दूसरी बात, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बचाए रखना है अगर ऐसा कुछ होता है। तो चूंकि हमने देखा है रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, और हमने बर्बाद होते देखा, श्रीलंका को बर्बाद होते देखा, हमने पाकिस्तान को। श्रीलंका तो यहाँ तक दिवालिया घोषित हो गया, उसी का प्रभाव था। हमने हमास और इजराइल को देखा है, ठीक है, गाजा पट्टी को हमने बर्बाद होते हुए देखा। तो युद्ध बर्बादी लेकर ही आता है, सब तहस नहस हो जाता है। और केवल उस देश के लिए नहीं जो युद्ध करते हैं, और देशों के लिए भी जहाँ से उनका व्यापार जुड़ा हुआ है। अब चूंकि भारत की स्थिति ऐसी है कि अरब सागर से हम जैसे ही बाएं साइड जाएंगे तो हमें खाड़ी देश मिल जाते हैं, वहाँ से हमें तेल लाने में सुलभता होती है। अगर हम तेल रसिया वगैरह से मंगवाएं तो हमें दूरी पड़ती, खर्चा ज़्यादा होता है, ये बात आती है। तो इसके बाद अगर जैसे ईरान ने हमला किया तो क्या अमेरिका चुपचाप बैठा है? जी नहीं। अमेरिका में चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, जैसे भारत में अभी चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। और समस्या ये है कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हर देश में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पक्ष विपक्ष होगा ही होगा। तो एक तरफ जो बाइडेन है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। अगर हम अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है, अगर इस हमले में शामिल होता है, अगर वो अपनी शामिल होने की नीति अपनाता है, तो समस्या ये हो जाएगी कि बाइडेन को उससे नुकसान होगा। क्योंकि समस्या ये है कि वो इजराइल का साथ भी नहीं छोड़ सकते। अब ईरान को केवल बचने का एक ही सहारा है कि वो अमेरिका अगर उसको मना ले कि भैया चुनाव हो जाने दो। हालांकि बात ये भी चर्चा में आई है कि अमेरिका ने कहा है कि चुनाव हो जाने दो, लेकिन नेतन्याहू कहाँ मानने वाले हैं भाई? ईगो हार्ट हुआ है जिस देश का, जिस देश ने अकेले मिलके पूरे खाड़ी देशों को हरा दिया हो, उस पे एक नन्हा सा एक देश है और खाड़ी देश का वो आक्रमण करे, तो ईगो हर्ट तो होगा ही। तो उसने, हालांकि चर्चा में इसका विषय ये है कि इजराइल ने कहा है, इजराइल के जो नेता है, इलेक्टेड नेता है नेतन्याहू ने कहा कि तुम अपना चुनाव देखो, मैं अपना भैया बदला लूंगा। ये बात का विषय है, होगा क्या, मनाता है अमेरिका की नहीं मनाता है। चूंकि अमेरिका यहाँ खाड़ी देश की बात करें कि, तो जैसे हम मान लें
ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है। अगर मैप में देखते हैं, ऐसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ये है तो नहीं है लेकिन ये इंडिया है। तो यहाँ से हम अरब सागर से बाएं तरफ जाएंगे तो हमें मिलेंगे खाड़ी देश, ठीक है। ईरान है, इराक, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत और इजराइल। इसी के साथ एक और देश बैठा हुआ लेबनान। ये खाड़ी देश हैं। तो चूंकि एडवाइजरी जारी हो गई है, अब समस्या क्या होती है कि युद्ध से हमें क्या लेना देना, ये तो भैया दूसरों का युद्ध है, हम अपना देखेंगे, लेना देना है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, श्रीलंका जैसे हालात देशों के हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो यहाँ से व्यापार होता है, अभी परसों की न्यूज़ है कि एक जहाज को, जो कि इजराइल का जहाज था, उसको हाईजैक कर लिया गया। कहाँ? हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। एक ऐसी जगह है जहाँ से व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है दुनिया का। और यहाँ से जहाज गुजरना मतलब ईरान का यहाँ पूरा प्रभाव है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सबने सुना ही होगा, यहाँ पे ईरान का पूरा प्रभाव। उनके बाकायदा जैसे सोमालिया के लुटेरे होते हैं वगैरह, आपने अगर कभी पढ़ा हो तो सोमालिया के लुटेरे होते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इजराइल के विमान को हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक होने का क्या कारण है कि भैया इसे हाईजैक कर लिया, तो इसमें 17 भारतीय भी थी। हमें पढ़ने का, हम क्यों पढ़े भाई, हाईजैक हुआ है, उनका विमान है, उनके लोग रहेंगे। नहीं भाई, हमारे अपने देश के 17 अपने नागरिक वहाँ उस विमान में मौजूद थे। चूँकि नेवी वगैरह में हमारे यहाँ की बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है अपने देश की, तो यहाँ के लोग विदेशों में जाके जॉब करते हैं, तो वो 17 लोग वहाँ थे उस विमान में, उसको हाईजैक कर लिया। लेकिन समझ में आया ये कि जो ईरान ने प्रॉमिस किया था, जो कि दमिश्क में उसके कॉन्सुलेट और पे हमला हुआ था, उसका उसने हाईजैक करके बदला ले लिया है। चलो यहाँ मामला शांत हो जाएगा, लेकिन वो केवल ध्यान बटाने के लिए था। इतना समझ सकते हैं कि वो काम केवल ध्यान बटाने के लिए था। असली तो अब देखा गया है, जो कि सुबह जब हम लोग सब सो रहे थे संडे के दिन, कोई मॉर्निंग वॉक पे था, कोई बढ़िया चिल मार के सो रहा था, संडे आज कोई काम नहीं, उस समय लगातार हमले किए जा रहे थे ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर। अब चूंकि समस्या ये है, खाड़ी देश का यातायात अगर बाधित होता है तो भारत का तेल, ऑयल और अन्य देशों को तेल जो पहुंचता है वो बंद हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा। दुनिया के अगर सबसे खतरनाक युद्धों में अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, अगर ये यही तू मैं आगे बढ़ती है, क्योंकि ये पहले से एक दूसरे को हूल देते आ रहे हैं। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला बहुत पहले का है। आज से 40-45 साल पहले से एक दूसरे को हूल देते आ रहे हैं। आजा देख लेंगे, आजा देख लेंगे। आखिरकार वो हुआ कि अब वो देखा देखी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं, अगर ये युद्ध शुरू होता है तो क्या होगा। तो मेरे अनुमान के हिसाब से ये दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध होने वाला, अगर ऐसा होता है, भगवान करे ऐसा ना हो। सब अमेरिका चूँकि चुनाव है तो इसको शांति रूप, सुचारू रूप से इसको किसी प्रकार से इजराइल को समझा ले, क्योंकि उसका ईगो हर्ट तो हुआ है, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। अब मामला ये है कि इनका मामला नया नहीं है, पुराने दुश्मन हैं ये, और मतलब हुल देते आ रहे हैं एक दूसरे को आमने सामने से। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा कि इजराइल ने जो हमला किया था दमिश्क में, जो कि सीरिया की राजधानी, वहाँ पे जो सेना के कमांडर थे, 2 बड़े बड़े सेना के कमांडर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और लोगों की भी मृत्यु हुई थी। क्योंकि ये बात यूएनओ में पहुंची, यूएनओ ने जवाब मांगा जब ईरान से, तो ईरान ने जवाब दिया कि भाई मेरी कॉन्सुलेट पे हमला हो रहा है, मेरी एम्बेसी पे हमला हो रहा है, अगर मैं अपनी खुद की सुरक्षा के लिए किसी पे अगर मैं आक्रमण नहीं कर सकता तो मेरे देश होने का मतलब ही क्या है। आप उन चीज़ों पे भी विचार कीजिए कि जब मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं भी तो लेकर आया, आपने क्या किया। उसने बिल्कुल 2 टूक जवाब दिया है यूएनओ को। यूएनओ मतलब है क्या, ये सभी देशों का संगठन है। एक समय था जो इसकी वैल्यू थी, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद इसकी वैल्यू में एकदम गिरावट आई। अब तो ये केवल देखने की चीज़ रह गई है कि हाँ कागजों पे है, केवल हम लोगों को पढ़ने के लिए, जैसे भारतीय छात्र हैं तो भारतीय छात्रों को पढ़ने के लिए केवल है, ये सिलेबस बढ़ा दिया कि इससे प्रश्न आते हैं। बाकी ये देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसका हस्तक्षेप होता है कि नहीं होता, इसकी कोई मानता ही नहीं है। आज के समय में स्थिति ये बन गई है। तो चूंकि जब दमिश्क पे हमला हुआ, जो गोलन हाइट की जो एम्बेसी थी, वो गोलन हाइट से मात्र 60-70 किलोमीटर की दूरी पे थी। तो
उनके जो सेना के कमांडर थे और वो जनरल रैंक के अधिकारी वगैरह थे, उनकी मृत्यु हुई। तो बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से पूरी ईरान बिल्कुल इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ईरान जब इकट्ठा हुआ तो वहाँ के जो धार्मिक नेता हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इसका बदला लेंगे। अब बदला कब लेंगे ये धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उन्होंने आखिरकार ये बदला ले लिया। अब क्या है कि अगर बदले में अगर इजराइल अगर बदला लेता तो क्या होगा, असली तो फिल्म देखने को मिलेगी जब इजराइल बदला लेगा, लेकिन क्या अमेरिका ऐसा करने देगा, क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि इजराइल एक वैसे देश कह सकते हैं कि जिसको लड़ने की सनक बनी रहती है। एक समय था जर्मनी, हिटलर का नाम सबने सुना होगा, उसी प्रकार से इजराइल है, उसको एकदम सनक बनी रहती है लड़ने की। कोई आ जाओ, लड़ लो, आ जाओ। गाजा पट्टी का हाल देखा, आधी गाजा पट्टी तो उसने बर्बाद ही कर दी, तबाह कर दी, तहस नहस कर डाली एकदम। और ये ईरान वगैरह कुछ नहीं उसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका बैठा है। अमेरिका कहाँ बैठा, कहेंगे इतने दूर अमेरिका बैठा है, वो कहाँ आएगा। अरे भैया, अमेरिका की एम्बेसी तो छोड़ो, उसके बेस जो बने हुए हैं, मिलिट्री बेस, नेवी बेस, वो यहाँ पूरी फारस की खाड़ी में बने हुए हैं, हर देश में बने हुए हैं। फारस की खाड़ी में जैसी कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यमन वगैरह सब देशों में उसके बेस बने हुए हैं। अगर वो चाहे तो यहीं से तहस नहस कर देगा ईरान को, लेकिन वो अभी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि चुनाव का मामला है। अब ये मामला बनता कहाँ से है, चूंकि हम देखते हैं कि ये चूंकि ओपेक के सब देश हैं, खाड़ी देश हैं, सब कोई जानता है यहाँ तेल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इराक, ईरान, हमने तेल खरीदा बेच और बाकी चीज़ें पानी बेचते हैं, तेल खरीदते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ का मामला ये बनता है कि इसके पड़ोसी देश कैसे हैं, ईरान के जो पड़ोसी देश हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका भी तो कोई मानना होगा। क्योंकि अगर ईरान ने हमला किया, अगर ईरान यहाँ बैठा है मान लीजिए, और ये हमला करेगा इजराइल पे, तो ये जाएगी मिसाइल, तो या तो इराक के ऊपर से जाएगी, या सीरिया के ऊपर से जाएगी, या कुवैत के ऊपर से, या जॉर्डन के ऊपर से जाएगी, किसी ना किसी के ऊपर से जाएगी, क्योंकि इसकी सीमा तो लगी नहीं है। अब इसमें क्या समस्या है कि क्या ये देश साथ दे रहे हैं, तो इसका आंसर मिलता है कि हाँ, ईरान तो चूंकि इराक का संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें से एक मुस्लिम देश है जॉर्डन। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये मुस्लिम बाहुल्य देशी है, इस्लामिक देश है कंट्री जॉर्डन। जॉर्डन ने ईरान को खुली धमकी दी है। क्या बोला है कि अगर तुमने मेरे ऊपर से हमला किया तो मैं बीच में ही तुम्हारे सिस्टम को मार गिराऊंगा। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि गाजा पट्टी में जब मामला चल रहा था इजराइल का, तो अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को यहाँ जॉर्डन भेजा था। ठीक है, उसको प्रलोभन दिया, उसको अमेरिका ने भेजा ही अपने विदेश मंत्री को इसलिए था कि इसको अपने साइड करो जिस प्रकार से हो। अब बात वही आती है भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, जो हित पालो वही नरेशा, सीधी बात ये मानते हैं। ठीक है, इसका हित अमेरिका के साथ बनता दिख रहा है, तो इसने अमेरिका की बात मान ली। अमेरिका की बात जब जॉर्डन ने मानी, तो जॉर्डन ने साफ ईरान से कह दिया कि भैया मेरे ऊपर से कोई हवाई हमला नहीं कर सकते हो, ड्रोन नहीं गुजार सकते हो। चलो, जॉर्डन की बात हो गई। अब बात आती है कि ईरान कहाँ कहाँ से हमला कर सकता है। तो देखो, यहाँ इराक बैठा है, इराक से हमला कर सकता है, ये भी इसका पड़ोसी देश है। और सबसे बड़ी बात है कि लेबनान जो कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ शिया समुदाय का आतंकी संगठन बैठा है, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। वो फिराक में रहता है एकदम, कहाँ हमें मौका मिले, और ईरान का बहुत अच्छा मित्र है। तो लेबनान से भी हिजबुल्लाह भी आक्रमण कर सकता है इजराइल के ऊपर, ये भी बात बिल्कुल जायज़ है। इसके अलावा अगर सबसे बड़े देश की बात करें, खाड़ी देश के, सऊदी अरब और ईरान के क्या रिश्ते हैं, तो एक तरफ शिया और सुन्नी का इनका बहुत बड़ा विवाद है। पहला कारण तो ये है कि सऊदी अरब तो कह रहा भैया हमको कोई लेना देना नहीं है, हम तो तटस्थ हैं। क्यों है भाई, क्योंकि इनका विवाद पहले का है, ईरान और सऊदी अरब का विवाद पहले का चल रहा है। शिया और सुन्नी का विवाद है, चूँकि ईरान शिया बाहुल्य देश है और सऊदी अरब सुन्नी बाहुल्य देश है। अब इनका विवाद पहला तो ये, दूसरा ये है कि जब खाड़ी देशों से युद्ध हुआ इजराइल का, पिछले 1967 की बात है, तो जब इजराइल ने गोलन हाइट पे कब्जा किया, तो सब खाड़ी देश इजराइल से लड़ रहे थे, लेकिन एक ईरान ही था जो उसको देश की मान्यता भी दिया था और अपना चुपचाप बैठे मजे ले रहा था। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये देश चाहते हैं कि भैया तुम्हारा मामला है, तुम निपटो, हमें क्या लेना देना है। ये बात हो गई। अब बात आती है कि अमेरिका अगर यहाँ बैठा है तो क्या इन देशों से
के ऊपर से आक्रमण कर सकता है? तो जी नहीं, इन देशों ने भी ईरान का साथ देने का काम किया है। फिलहाल की स्थिति में कहा है अमेरिका से कि भैया महोदय ऐसा है कि आप आक्रमण करना है करें, लेकिन हमारे देश से ना करें, हमारे चूंकि पड़ोसियों का मामला है, हमारी बुराई ना करवाएं। कुछ इस प्रकार से उन्होंने मना लिया अमेरिका को। अमेरिका के लिए कोई समस्या नहीं है, पानी में जो तमाम फारस की खाड़ी है, पानी में अमेरिका अपने बेस बनाए हुए, वहीं से वो अपना काम निपटा लेगा। उसको जब निपटाना हो कोई उसके लिए समस्या नहीं है। ये देश हो गए, यमन हो गया और कतर हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया। अब बात आती है कि इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया का स्टैंड ये है भैया कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया छोड़ के, तो उस समय हमारे ईरान के साथ कुछ संबंध सुधर ही रहे थे। हमने चाबहार पोर्ट लिया और उसको कहते हैं ना कि ग्रहण किया। व्यापार थोड़ा अच्छा चलने लगा। एक अगर चाबहार से अगर हम व्यापार की बात कर लें अपने भारत की, तो 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हम वहाँ से करते हैं। 2 देशों से, चाबहार पोर्ट से, इजराइल और ईरान से हम 1.25 लाख करोड़ का व्यापार करते हैं, ये तथ्य है। और दूसरी बात यह है कि अभी अभी हमने जस्ट अभी इजराइल में अपने देशों के नागरिक भेजे हैं नौकरी वोकरी करने के लिए। अब चूंकि वहाँ तो अलार्म बज गया, मरने मारने की बात आ गई। अब समस्या ये है कि क्या किया जाए। हम चूंकि इतने तो सक्षम है कि अपने नागरिकों को तो नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, लेकिन हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो खराब होंगे, हमें नुकसान होगा। इंडिया चूंकि जैसे अमेरिका पहले सोचता था, इंडिया अब वैसा सोचने लगा कि हमें अपने व्यापार से मतलब है। ठीक है, हमें अपना व्यापार करना है, क्योंकि हम इतने बड़े देश हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतना हमारे पास मैन पावर है कि हर काम करने वाला 6वां 5वां भारतीय होता है दुनिया में। तो हमें अपने व्यापार से मतलब है। अब बात आती है कि फारस की खाड़ी का जो मतलब जो तेल है वो 60% फारस की खाड़ी से ही निकलता है। यही सब देश हैं जो इसका उत्पादन करते हैं। अब इन तेल के जहाज़ों को निकालने के लिए हमें एक ही रास्ता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो मैं अभी बता रहा था। इस तेल को निकालने के लिए हमें एक ही रास्ते से गुजरना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अगर ये बाधित होता है तो दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम अपेक्षा करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। वर्तमान की स्थिति तो ये बनी हुई है कि अमेरिका ने इजराइल को मना किया है कि अभी कोई बदले की भावना ना दिखाएं, लेकिन इजराइल मानेगा कि नहीं मानेगा, सनकी टाइप का व्यक्ति है। हालांकि अमेरिका का बच्चा, उसको मानना ही चाहिए। और हम भी यही अपेक्षा करेंगे कि ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स ना हो जिससे अर्थव्यवस्था को, अपनी या किसी देश को या देश दुनिया युद्ध की तरफ बढ़े। क्योंकि हमने गाजा पट्टी को देखा बिगड़ते बर्बाद होते हुए, हमने यूक्रेन को देखा है। अब बात करते हैं कि इससे मैं जो 17 भारतीय थे जहाज में, उनका कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो अभी जी नहीं, अभी कोई ऐसी खबर नहीं है कि नुकसान हुआ है। हम भारत इतना सक्षम देश है आज की स्थिति में कि हम अपने नागरिकों को निकाल लेंगे। और मैं इस पर चर्चा करते करते मैं अभी एक रिक्वेस्ट और करूंगा, मैं निवेदन करूंगा अपने दर्शकों से जो मुझे देख रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है। और आपको जो आगे आने वाली सूचना है, जो करंट के हिसाब से जो इशू रहेंगे, जैसे आप परीक्षाओं में लिखने के हिसाब से है, तो उसके हिसाब से आपके लिए करंट के इशू में लाता रहूँगा। आपका प्यार बना रहा तो इसी तरह से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जो करंट अफेयर बनते हैं वनडे एग्जाम के हिसाब से, किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। क्योंकि जो भी काम होगा अब एटीएम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आधार ही उसका एटीएम होगा, आधार ही उसका बैंक होगा, आधार ही उसका पासबुक होगा, सब कुछ आधार ही होगा। ये सेवा शुरू की है हमारी एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना भी जस्ट 2018 में हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें, एयरटेल पेमेंट बैंक की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो जो कोई नए, ना तो आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत, ना क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत, जो भी लेन देन करना सब आपके आधार से होगा। पैसा भी आधार से होगा, चेक भी आधार से होगा, निकलेगा भी आधार से, सब कुछ यानी आधार से होने वाला है। ये सेवा एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू कर दी है। अब आते हैं दूसरी प्रश्न की तरफ कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। ये बहुत बड़ा, सीबीआई और ईडी सब चर्चा में रहते हैं, क्योंकि भारत में अभी वर्तमान की स्थिति में तो बहुत चर्चा में रहते हैं और बहुत दिनों से चर्चा में चले आ रहे हैं। ईडी, सीबीआई, सीआईडी वगैरह ये चर्चा में बने रहते हैं। सीबीआई के संयुक्त निदेशक जो बने हैं वो अनुराग कुमार जी ने इसके संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ये भी प्रश्न हो गया। 2 प्रश्न वनडे एग्जाम के हिसाब से हो गए। अब बात आती है अगले प्रश्न की कि हार्वर्ड द्वारा
हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवंतिका बंदनापू है, इनको दिया गया है। और बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? तो ये 12वीं बार रश्मि कुमारी एक लेडीज हैं जिन्होंने ये खिताब जीत लिया है। इसके बाद हम अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जैसे हमारी परंपरा रही है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के हिसाब से, वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से कह सकते हैं। तो भारत ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, अपने पड़ोसी देश नेपाल को भेंट की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसको उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 35 एम्बुलेंस और 66 जो स्कूल बस है वो हमने मित्रता के रूप में भेंट की हैं, जो कि भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ करता रहता है, पर चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, ठीक है। और इसके बाद अब बात आती है कि पाकिस्तान भी तो पड़ोसी ही देश है, बच्चा है अपना, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, रास्ता भटक गया है। जब रास्ता भटक के सुधार में आ जाएगा तो उसको भी हम मदद करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से चलते हैं, अपने पड़ोसी देशों की हमेशा मदद करते हैं। और इसी के साथ मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने विचार रखना चाहें उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।